हेलो नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल से रोमा पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं कोर्ट फीस एक्ट 1870 के बारे में। इस एक्ट से अमूमन 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन या कई बार 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जुडिशरी में देखने को मिले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करें। वहाँ पे मैं आप लोगों को करा रही हूँ छत्तीसगढ़ जुडिशरी में आ रहे सारे लोकल लॉज और माइनर लॉज। तो इन केस अभी तक आपने मेरी प्लेलिस्ट विजिट ना की हो तो प्लीज़ कर लें। और वहाँ पे जो भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो आप लोगों को हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन में। इन केस ऑफ एनी क्वेरी तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो या पर्टिकुलर लेक्चर में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स को एड्रेस करने की कोशिश करूंगी। कोर्ट फीस एक्ट 1870 को शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। ये एक्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है ताकि आपको पता चले कि कोर्ट में जब भी हम कोई न्याय मांगने जा रहे हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसके लिए आपको कुछ फीस देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है ये वाला? तो कहते हैं कि देखो, जब कोर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट हो रहा था तो उस समय कोर्ट क्यों एस्टैब्लिश हुआ? ताकि हम केसेस को एडजुडिकेट कर सके, डिस्पोज कर सके जो भी केस आ रहे हैं हमारे पास। तो कह रहे हैं कि जब ये एजुडिकेशन और डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए कोर्ट्स बनाई गई तो बोला गया कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक फीस का सिस्टम डाल देते हैं। फीस के सिस्टम से क्या होगा कि देखो, कोर्ट फीस एक्ट है तो ये एक फिस्कल स्टैच्यूट भी है, अगर हम समझ सकते हैं तो ये फिस्कल स्टैच्यू है। तो कहते हैं कि देखो भाई, ये फिस्कल स्टैच्यूट है तो अगर हम कोर्ट में फीस लगा देते हैं तो उससे क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है। और दूसरा कि अननेसेसरी केसेस नहीं आएंगे, जो भी केसेस रीजनेबल होंगे, नेसेसरी होंगे, वही केस आएंगे कोर्ट में। फालतू का समय नष्ट नहीं होगा हमारे कोर्ट्स का। तो इस तरीके का एक सिस्टम इवॉल्व किया गया और कोर्ट फीस एक्ट 1870 बनाया गया। ये एक्ट कब का एक्ट है? ये ब्रिटिश के टाइम का एक्ट है। तो एक्ट नंबर कौन सा है ये? तो एक्ट नंबर 7 ऑफ 1870। कई बार एग्जाम में पूछता है। एसेंट मिलती है इसको 11 मार्च 1870 को। तो किसकी एसेंट मिलती है? प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है। उस समय तो प्रेसिडेंट का सिस्टम ही नहीं था। तो एसेंट किसकी मिली? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एसेंट मिली। ठीक है। इन्फोर्समेंट की डेट आती है 1 अप्रैल 1870। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास 6 चैप्टर हैं, 36 सेक्शंस हैं, 3 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल नंबर 1 बात करता है एड वैलोरम फीस के बारे में। मतलब कि भाई देखो, जो फीस होगी वो सब्जेक्ट मैटर के वैल्यू के हिसाब से फिक्स की जाएगी। ये सब्जेक्टिव इन नेचर है क्योंकि एड वैलोरम मतलब शेड्यूल नंबर 1 सब्जेक्टिव इन नेचर इसलिए है क्योंकि जो भी आपकी फीस है वो डिपेंड किस पे करेगी? वो फैक्ट्स ऑफ द केस पे डिपेंड करेगी और सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिपेंड करेगी। इनको देखने के बाद आपका फीस क्या होगा उसको कैलकुलेट करके उसके ऊपर कोर्ट फीस लगाई जाएगी। फिक्स फीस मतलब ये होता है कि कुछ एक लिस्ट दी है जहां पे फीस को फिक्स कर रखा है कि इस केस में इतना फीस, इस केस में इतना फीस। शेड्यूल नंबर 3 बात करता है फॉर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, जिसमें 2 एनेक्शंस दिए गए हैं, एनेक्शन नंबर ए और एनेक्शन नंबर बी, जो कि अगर किसी डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कराना है तो आपको एनेक्शन ए या बी में जाके फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उस फॉर्म के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होगा। तो इसमें 6 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर को हम लोग आराम से धीरे धीरे करते हुए जाएंगे। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। चैप्टर नंबर 1 में प्रिलिमिनरी की बात हो रही है, जहां पे हमारे पास 2 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 1A। सेक्शन नंबर 2 भी था हमारे पास, जो कि चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी को डिफाइन करता था, लेकिन इसको 1937 में रिपील कर दिया गया। शॉर्ट टाइटल में बोलते हैं कि इस एक्ट का नाम क्या होगा? कोर्ट फीस एक्ट 1870। एक्सटेंट कहाँ पे होगा? तो कहते हैं होल ऑफ इंडिया except the territories which immediately before 1st November 1956 were comprised in पार्ट बी ऑफ स्टेट। तो हुआ क्या? देखिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 में। इसके हिसाब से पूरे देश को 4 कैटेगरीज में बांट दिया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। जो पार्ट बी था उसमें 8 स्टेट्स थे जिनको कौन गवर्न कर रहा था, जिनको देख रहा था राज प्रमुख। तो बोलते हैं कि जो हमारा आपका ये है कोर्ट फीस एक्ट है, ये पार्ट बी वाले स्टेट पे बिल्कुल भी इन्फोर्स में नहीं आएगा, वहां पे एक्सटेंड ही नहीं करेगा। एंड इट शैल केम इनटू फोर्स फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल फूल वाले दिन ये कहाँ आया? इन्फोर्समेंट में आया। डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि देखो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब अलग अलग है। अगर
कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके रिलेटेड आप फीस या स्टैम्प लेकर जाते हैं और उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करते हैं किसी ऐसे ऑफिसर के सामने जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्व कर रहा है, तो उस केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर कहते हैं कि इन रिलेशन टू एनी अदर फीस और स्टैम्प, अगर कोई ऐसा फी और स्टैम्प और है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और आप उसको लेकर जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के सामने, मतलब किसी ऐसे ऑफिसर के सामने जो स्टेट गवर्नमेंट को सर्व कर रहा है, तो उस केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट। देखो इसमें दो चीज़ें बताया गया कि एनी मैटर इन रिलेशन टू फीस और स्टैम्प्स, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि जिसकी फीस या स्टैम्प से रिलेटेड आप उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करते हैं किसी ऐसे ऑफिसर के सामने जो कि सर्व कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। फिर कहते हैं कि अगर आप सर्व कर रहे हैं किसी ऐसे ऑफिसर को जो कि स्टेट गवर्नमेंट को सर्व करता है, तो उस केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी? आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी। डेफिनेशन 1A को इंसर्ट किया गया 1937 में। 1937 में अमेंडमेंट के माध्यम से इसको इंसर्ट किया गया था। 1B आया है मेमोरेंडम ऑफ अपील, वहां पे डिफाइंड है। तो मेमोरेंडम ऑफ अपील में ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है 1B। तो कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील में क्या इंक्लूड होता है? मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। तो जो क्रॉस ऑब्जेक्शन का मेमोरेंडम है वो इंक्लूड किस में होगा? अपील में। सूट्स में क्या इंक्लूड करते हैं? तो सूट्स में इन्होंने लिखा है कि सूट्स इंक्लूड अपील, सूट्स में अपील इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 1, जिसमें 2 सेक्शंस हैं और छत्तीसगढ़ के हिसाब से पढ़ें तो 1B भी ऐड किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अपील एंड सूट्स। चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, फीस इन द हाई कोर्ट एंड इन द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज एट द प्रेसिडेंसी टाउन्स। तो कहते हैं हाई कोर्ट में जो फीस देनी है उसके बारे में बात हो रहा है। लेवी ऑफ फीसेज इन हाई कोर्ट्स ऑन देयर ओरिजिनल साइट्स। तो कहते हैं कि देखो जो भी फीस पेएबल है फॉर द टाइम बीइंग और चार्जेबल है इन सच कोर्ट्स अंडर एंट्री नंबर 11 of the first schedule and entry number 7, 12, 14 and 20, 7, 12, 14, 20 and 21 of the second schedule। तो कहते हैं कि देखो जो भी फीस है जो आप पे करना है या जो चार्जेबल है इन कोर्ट्स में, सच कोर्ट कौन है यहाँ पे? हाई कोर्ट्स में। किस एंट्री में चार्जेबल है? तो एंट्री नंबर 11 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, एंट्री नंबर 7, 14, 20, 21 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल। तो वो सारे फीस आप किसको पे करेंगे? वो सारे फीस आप पे करेंगे क्लर्क एंड ऑफिसर्स ऑफ द हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट के क्लर्क एंड ऑफिसर्स को पे करेंगे अदर देन दोज ऑफ केरला, मैसूर एंड राजस्थान। इन तीनों को के हाई कोर्ट्स को हटा के आप कहाँ के हाई कोर्ट्स के, तो जो भी हाई कोर्ट्स हैं उनके क्लर्क और ऑफिसर्स को पे करेंगे। अदर देन शेरिफ्स एंड अटॉर्नी, मतलब आप शेरिफ्स और अटॉर्नी को नहीं पे करेंगे। केरला, मैसूर और राजस्थान की बात को हटा रहा है यहाँ पे। तो कहता है कि कोई भी फीस पेएबल फॉर द टाइम बीइंग और चार्जेबल इन सच कोर्ट अंडर एंट्री नंबर 11 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, एंट्री नंबर 7, 14, 20, 21 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल, उसको शैल बी कलेक्टेड इन द मैनर हियर इन आफ्टर, और उसको आप पे करेंगे किसको? क्लर्क्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो क्लर्क्स या ऑफिसर्स होंगे उनको आप पे करेंगे। अगर स्मॉल कॉजेस कोर्ट की बात आ रही है तो वहां पे भी बोलते हैं द फीस फॉर द टाइम बीइंग चार्जेबल इन कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस एट द प्रेसिडेंसी टाउन एंड देयर several offices। तो कहते हैं वहाँ के जितने भी ऑफिसर्स हैं वहाँ पे आप पे करने वाले हैं। तो यहाँ सीधी बात इतनी है कि जो भी फीस कलेक्ट होनी है हाई कोर्ट में उसका मैनर यहाँ पे आपको बताया है। कहते हैं ना कि यहाँ पे लिखा है ना, शैल बी कलेक्टेड इन द मैनर हियर इन आफ्टर अपेयरिंग। तो जो भी मैनर यहाँ पे है उस मैनर में उस फीस को कलेक्ट किया जाएगा। आई होप मैं क्लियर हूँ। इस सेक्शन में यही बता रहा है कि जो भी फीस है वो आप किसको देने वाले हैं? ऑफिसर्स को या क्लर्क को जो कि हाई कोर्ट का होगा। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो फीस किस एंट्री में चार्ज है? तो फर्स्ट शेड्यूल के एंट्री नंबर 11 में और सेकंड शेड्यूल के 7, 12, 14, 20, 21 में वहाँ पे चार्जेबल है। तो उसको कलेक्ट करने का मैनर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। आई होप मैं क्लियर हूँ। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 4 बात करता है हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बारे में। पहला जुरिस्डिक्शन यहाँ पे बात करें एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन, दूसरा बात करते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन, फिर बोलते हैं कोर्ट ऑफ रेफरेंस एंड रिवीजन के बारे में इस जुरिस्डिक्शन में। तो कहते हैं कि देखो भैया कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके बारे में आपके फर्स्ट या सेकेंड शेड्यूल में मेंशन किया गया है और वो कुछ फीस से चार्जेबल है, तो उस डॉक्यूमेंट को तब तक फाइल, एग्जिबिट, रिकॉर्ड, रिसीव या फर्निश नहीं करेगा हाई कोर्ट जब तक आप उस डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट में
में पेमेंट ना कर दें फीस का, वो अमाउंट जो कि आपके शेड्यूल में स्पेसिफाइड है उससे अगर कम आपने किया तब तो नहीं मानेंगे। कहते हैं कि unless in respect of such documents there be paid a fees of an amount not less than that indicated by either of the said schedule as a proper fees। मतलब शेड्यूल में आपके बताया गया है कि इतना अमाउंट है, ये आपको कोर्ट फीस में पे करना है और यही आपकी प्रॉपर फीस है। तो जब तक आप प्रॉपर फीस पे नहीं करेंगे तब तक कोई भी डॉक्यूमेंट जो फर्स्ट सेकेंड शेड्यूल में बताया गया है उसके ऊपर फीस लगी है और आपने वो फीस पे नहीं किया तो कोई भी हाई कोर्ट आपके उस डॉक्यूमेंट को ना तो फाइल करेगा, ना एग्जिबिट करेगा, ना रिकॉर्ड करेगा, ना रिसीव करेगा, ना फर्निश करेगा। समझ में आ रही बात? हाई कोर्ट के तीनों जुरिस्डिक्शन में अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं जिसके बारे में फर्स्ट या सेकेंड शेड्यूल में दिया गया है और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ फीस भी चार्जेबल है, तो अगर आपने उस फीस को पे नहीं किया, उस प्रॉपर फीस को पे नहीं किया, तब तक वो हाई कोर्ट आपके डॉक्यूमेंट को ना तो फाइल करेगी, ना एग्जिबिट करेगी, ना रिसीव करेगी, ना फर्निश करेगी, ना रिकॉर्ड करेगी। तो कहने का मतलब यही है कि कोई डॉक्यूमेंट लेके जाना है तो पहले फीस पे करके आओ, फीस पे नहीं किया तो आगे बात नहीं करेंगे हम। फिफ्थ बोलता है प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस एज टू नेसेसिटी और अमाउंट ऑफ फीस। तो कहते हैं कि देखो, अगर किसी हाई कोर्ट में 2 ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है जिनका काम है कि देखना कि इस चैप्टर के अंदर कहाँ कहाँ फीस लग रहा है, अगर उन ऑफिसर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, डिफरेंस अराइज हो जाता है बिटवीन द ऑफिसर, जिसकी ड्यूटी क्या है, ड्यूटी है ये देखना कि कोई फीस पेड होगा इस चैप्टर के अंदर या नहीं, तो ऐसे केसेस में जब डिफरेंस अराइज होता है तो वो रेफर किसको किया जाएगा, टैक्सिंग ऑफिसर के पास वो केस जाने वाला है। ठीक है, जिसका डिसीजन फाइनल होगा और उस डिसीजन के ऊपर कोई भी अपील मेंटेनेबल नहीं होगी। अगर आप टैक्सिंग ऑफिसर के डिसीजन पे अपील लेके जाते हैं तो वो अपील मेंटेनेबल नहीं होगी, उसका डिसीजन फाइनल होगा। लेकिन कहते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा केस है जो कि जनरल इंपॉर्टेंस का है और उस जनरल इंपॉर्टेंस के केस पे डिस्प्यूट अराइज हो जाता है उन ऑफिसर्स के बीच में, तो उसको कहाँ रेफर किया जाएगा, तो उसको रेफर किया जाएगा उस कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास वो केस जाएगा। समझ में आ रही बात? कहते हैं अगर डिफरेंसेस अराइज हो जा रहा है रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ फीस, तो ऐसे केस में वो मैटर पहले आप टैक्सिंग ऑफिसर को भेज दो, टैक्सिंग ऑफिसर का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और वो अपील नहीं किया जाएगा उस डिसीजन पे। और कहते हैं अगर जनरल इंपॉर्टेंस का कोई मुद्दा आ जाता है तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा, उसके ऊपर भी आप कोई अपील लेके नहीं जा सकते हो। और बोलते हैं चीफ जस्टिस को कौन डिक्लेयर कराएगा, तो टैक्सिंग ऑफिसर को चीफ जस्टिस ही बताएंगे कि भाई ये टैक्सिंग ऑफिसर है इस मुद्दे पे। और अगर वहीं पे बात स्मॉल कॉजेस कोर्ट की आती है तो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा मैटर है जहां पे डिफरेंस है तो क्लर्क के पास चले जाओ, और अगर जनरल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है तो फर्स्ट जज ऑफ द कोर्ट के पास चले जाइए आप। आई होप मैं समझ में आ रही हूँ, मतलब चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसको एक बार आप पढ़ेंगे मेरी बातों को सुनने के बाद तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि सेक्शन क्या क्या कह रहा है। तो हमने कितने सेक्शन देखे, हमने 5 सेक्शन देखे। सेक्शन 1 किसकी बात करता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट की बात करता है। पार्ट बी ऑफ द स्टेट्स में ये इनफोर्स में नहीं आया। उसके बाद सेक्शन नंबर 1A किसकी बात करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन देता है। 1B किसकी बात करता है, मेमोरेंडम ऑफ अपील की बात करता है। फिर चैप्टर नंबर 2 शुरू होता है जहाँ पे हमारे पास सेक्शन नंबर 3 है। सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है लेवी ऑफ फीस इन द हाई कोर्ट ऑन देयर ओरिजिनल साइट। तो कहते हैं जो भी हाई कोर्ट में फीस है वो कौन वसूलेगा, तो क्लर्क या ऑफिसर्स के पास आप जाके जमा करोगे हाई कोर्ट्स के। किन किन मैटर पे चार्जेबल होगा, तो एंट्री नंबर 11 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, एंट्री नंबर 7, 14, 20, 21 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल। और बोलते हैं कि जो भी फीस है वो यहीं पे जो मैनर स्पेसिफाइड किया गया उसी के हिसाब से कलेक्ट होगा। सेक्शन 4 बोलता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड हैं हाई कोर्ट में उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन या अपीलेट जुरिस्डिक्शन, रेफरेंस या रिवीजन वाले जुरिस्डिक्शन में अगर उन डॉक्यूमेंट पे जो स्पेसिफाइड फीस है आपने उसको पे नहीं किया अभी तक, तो उस डॉक्यूमेंट को हम फाइल नहीं करेंगे, एग्जिबिट नहीं करेंगे, रिसीव, फर्निश या रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब फीस पे करना मैंडेटरी है। 5 क्या बोलता है, कोई डिस्प्यूट है, कोई डिफरेंस अराइज हो रहा है ऑफिसर्स के बीच में, तो वो मुद्दा जाएगा टैक्सिंग ऑफिसर के पास। टैक्सिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा, कौन डिक्लेयर करेगा कि ये पर्सन टैक्सिंग ऑफिसर है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कोई मैटर जो जनरल इंपॉर्टेंस का है उस पर डिस्प्यूट है तो वो डिसीजन वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का फाइनल होगा। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और शुरू होगा हमारा चैप्टर नंबर 3।
देखो, जो कोर्ट फीस एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट फीस पे मतलब कोर्ट पे ही एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि वो पब्लिक ऑफिसेस पे भी एप्लीकेबल है। तो फीस इन अदर कोर्ट्स एंड पब्लिक ऑफिसर मतलब कोर्ट फीस एक्ट 1870 सिर्फ कोर्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं है बल्कि पब्लिक ऑफिसेस पे भी एप्लीकेबल है, याद रखिएगा। देखो, सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 4 आपको बिल्कुल सिमिलर लगेगा। सिमिलर इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे भी बोलते हैं फीस ऑन डॉक्यूमेंट फाइल्ड इन मुफस्सिल कोर्ट और इन पब्लिक ऑफिसेस। पब्लिक ऑफिसर्स लिखा है इसलिए हमें इसको पढ़ना भी जरूरी है। तो कह रहे हैं कि देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट, बिल्कुल वैसा ही सेक्शन है जैसा हमारा 4 था। नो डॉक्यूमेंट ऑफ एनी काइंड स्पेसिफाइड एज चार्जेबल इन फर्स्ट या सेकेंड शेड्यूल। तो कहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी तरीके का है, अगर वो चार्जेबल है फर्स्ट या सेकेंड शेड्यूल में, तो कहते हैं कि उसको आप तब तक फाइल एग्जिबिट रिकॉर्ड नहीं करेंगे किसी भी कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब तक उसमें उस डॉक्यूमेंट से रिगार्डेड फीस जो हमारा शेड्यूल पर स्पेसिफाई कर रहा है वो पे ना हो जाए। तो कहते हैं कि देखो, उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ना ही वो रिसीव या फर्निश होगा किसी पब्लिक ऑफिसर के द्वारा, अनलेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट देयर बी अ पेड अ फीस ऑफ अमाउंट नॉट लेस देन दैट इंडिकेटेड। जो हमारा शेड्यूल फीस इंडिकेट कर रहा है एज अ प्रॉपर फीस, उससे लेस आपको जमा नहीं करना है। और जब तक आप जमा नहीं करेंगे तब तक ना ही उस केस को, ना ही उस डॉक्यूमेंट को हम फाइल करेंगे, एग्जिबिट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे या रिसीव या फर्निश करेंगे। तो फीस का पेमेंट मस्ट है। ऐसा हमारा सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 4 दोनों कहता है। 4 बात करता है हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में और 6 बात करता है पब्लिक ऑफिसर्स एंड मुफस्सिल कोर्ट के रिस्पेक्ट में। सेक्शन नंबर 7 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़ा सेक्शन है। सेक्शन नंबर 7 जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें हमारे पास टोटल 11 क्लॉजेस हैं। ठीक है, हम सारे क्लॉजेस को देखेंगे, जो की पॉइंट्स है वो मैं अंडरलाइन कराती जाऊंगी, उसे याद रखिएगा। तो कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ फीस पेबल इन सर्टेन सूट्स। तो कहते हैं कुछ ऐसे सूट्स हैं जिनके फीस को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो कहते हैं कि देखो, जो भी अमाउंट पेबल है अंडर दिस एक्ट इन द सूट्स, उसके बारे में यहाँ हियर इन आफ्टर मेंशन्ड है कि आप कैसे उसको कंप्यूट करेंगे, कैसे उसको आप कैलकुलेट करेंगे। तो कहते हैं कि देखो, अगर कोई सूट्स आता है मनी से रिलेटेड, अगर कोई मुद्दा आपके पास मनी से रिलेटेड आता है, तो उस मुद्दे में, उस सूट में आपने जो भी अमाउंट क्लेम किया है उस अमाउंट के ऊपर आपका कोर्ट फीस एक्ट लग जाएगा। समझ में आ रही बात? मान लो आपने 10,000 रुपए क्लेम किया है तो उस 10,000 की वैल्यू पे आपकी कोर्ट फीस लगेगी। 10,000 नहीं देना है आपको, इसके ऊपर कुछ वैल्यू स्पेसिफाइड हो जाएगा कि 5% दे दो, 10% फीस जो है आपको कोर्ट को देनी है, तो उस हिसाब से इसमें होगा। मेंटेनेंस एंड एन्युटी की बात करते हैं तो कहते हैं अगर कोई सूट मेंटेनेंस का लेकर जा रहे हैं आप, तो जो भी अमाउंट आपने क्लेम किया है टू बी पेबल फॉर 1 ईयर, आप मान लीजिए मंथली कितना रुपए मांगते हो, 1,000 मांगते हो, ठीक है, तो 1 साल में ये 1,000 कितना हो जाएगा आपका, 12,000 के आसपास। तो कहते हैं कि जो भी अमाउंट तुमने क्लेम किया है टू बी पेबल फॉर 1 ईयर, वो अमाउंट 1 साल में कितना होगा, तो 1 साल का अमाउंट कितना हो गया, 12,000 हो गया। तो उस 12,000 का 10 गुना मतलब मल्टीप्लाई बाई 10, तो 1,20,000 के आसपास अमाउंट जाता है आपका। तो इस 1,20,000 के ऊपर आपकी कोर्ट फीस लगेगी। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो कहते हैं इन सूट्स फॉर मेंटेनेंस एन्युइटीज और अदर सम्स पेबल पीरियोडिकली अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है, हमने इनिशियल्स में भी देखा था एड वैलोरम फीस के बारे में जब मैं आपको बता रही थी, तो वहाँ पे भी मैंने यही बोला था कि यहाँ पे जो फीस है वो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू के हिसाब से लगता है। तो वही बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट एंड सच वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी 10 टाइम्स। ये 10 टाइम्स होगा उस अमाउंट का जो आपको पूरे साल में मिलेगा। मतलब जो अमाउंट आप क्लेम कर रहे हैं, अगर उसको हम 1 साल में पे करते हैं तो वो कितना होता है, उसका टोटल करो, उसके ऊपर 10 गुना लगाओ, उस 10 गुने का जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपका CFA एप्लीकेबल होगा, मतलब कोर्ट फीस एक्ट एप्लीकेबल होगा। आई होप मैं क्लियर हूँ। क्लॉज नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बोलते हैं कि कोई भी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, सॉरी जिसकी मार्केट वैल्यू है, थर्ड बोलता है मार्केट वैल्यू है। तो कहते हैं कि कोई भी ऐसा सूट है मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो कि मनी से रिलेटेड नहीं है लेकिन उस सब्जेक्ट मैटर की मार्केट वैल्यू है, तो उसके हिसाब से करेंगे। तो देखो, मान लो आज 31 मार्च है आपका, ठीक है, 31 मार्च को आपने कोई प्लेंट प्रेजेंट किया कोर्ट में, और आपका जो वो प्लेंट है वो किसी बाइक से रिलेटेड है। तो बाइक क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो उस बाइक की आज की डेट में मान लो आपने उसको 1 लाख में खरीदा था और इस समय उसकी मार्केट वैल्यू 35,000 है, ठीक है,
35,000 मार्केट वैल्यू है, तो इस 35,000 के ऊपर आपकी कोर्ट फीस एक्ट एप्लीकेबल होगा। कोर्ट फीस उस अमाउंट के ऊपर होगा जो सब्जेक्ट मैटर है मार्केट वैल्यू के, सब्जेक्ट मैटर है जो भी वैल्यू है उस सब्जेक्ट मैटर का, सॉरी, जो भी वैल्यू है उस सब्जेक्ट मैटर का उस दिन, जिस दिन उस प्लेंट को आप कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर आपका कोर्ट फीस एक्ट लगेगा। समझ में आ रही बात? फोर्थ क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं तो कहता है इन सूट्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, बोलते हैं जहां पे सब्जेक्ट मैटर हैज नो मार्केट वैल्यू, ठीक है, या आपको कोई ऐसा राइट इन्फोर्स कराना है किसी प्रॉपर्टी में, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, या आपको कोई डिक्लेरेटरी डिक्री या कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ क्लेम कर रहे हो आप, फिर या तो आप इंजंक्शन ऑब्टेन कर रहे हो, ईजमेंट की कोई राइट है, या अकाउंट से रिलेटेड कोई मैटर है, तो ऐसे केसेस में कहते हैं जहां पे कोई मार्केट वैल्यू आपको नहीं पता है, तो उस केसेस में लास्ट में देखिए ये अंडरलाइन करिएगा, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट विच द रिलीफ सॉट, मतलब जिस पे आप रिलीफ सीख कर रहे हैं, जितना अमाउंट आपको एज अ रिलीफ चाहिए, उस रिलीफ वाले अमाउंट के ऊपर आपकी कोर्ट फीस लगेगी। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, तो जो भी अमाउंट आपने क्लेम किया है उसके ऊपर आपका, जो भी रिलीफ आप क्लेम कर रहे हो उसके ऊपर आपका कोर्ट फीस एक्ट लगेगा। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्लॉज की तरफ। फॉर पोजीशन ऑफ लैंड, हाउस एंड गार्डन्स, तो कहते हैं अगर किसी लैंड, हाउस या गार्डन की पोजीशन चाहिए, तो देखो हाउस और गार्डन की अगर पोजीशन चाहिए, तब तो जो भी उस समय की मार्केट वैल्यू होगी उसकी, उस हाउस या उस हाउस या उस गार्डन की जो उस समय मार्केट वैल्यू होगी उसके हिसाब से क्लेम किया जाएगा, मतलब उसके हिसाब से कोर्ट फीस अप्लाई किया जाएगा। लेकिन जब बात लैंड की आती है तो थोड़ा मैथड ट्रिकी हो जाता है। कहते हैं कि देखो इन सूट फॉर द पोजीशन ऑफ लैंड, अगर आपको किसी लैंड का पोजीशन चाहिए, ठीक है, तो कहते हैं, या लैंड लिखा है, कहते हैं कि अगर किसी लैंड का पोजीशन आपको चाहिए और वो लैंड जो है एनुअली रिवेन्यू दे रही है गवर्नमेंट को, तो ऐसे लैंड का जो रिवेन्यू, मतलब ये कोई लैंड है जो कि गवर्नमेंट को रिवेन्यू दे रही है और वो रिवेन्यू परमानेंटली सेटल्ड है, ठीक है, वो रिवेन्यू क्या है? परमानेंटली सेटल्ड रिवेन्यू है। तो कोई भी ऐसा लैंड जो कि रिवेन्यू दे रही है गवर्नमेंट को और वो परमानेंटली सेटल्ड है, क्या सेटल्ड है? रिवेन्यू इज परमानेंटली सेटल्ड, तो ऐसे में 10 टाइम्स ऑफ द रिवेन्यू सो पेबल, तो जो भी लैंड रिवेन्यू आप दे रहे हैं उसका 10 गुना जो अमाउंट होगा उसके ऊपर कोर्ट फीस एक्ट लगेगा। लेकिन वहीं जब बात आती है छत्तीसगढ़ की, तो वहां कहते हैं कि जो भी लैंड रिवेन्यू है उसका 20 गुने के ऊपर आपका कोर्ट फीस एक्ट लगेगा। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो सेवेंथ के फिफ्थ क्लॉज में बात होती है फॉर पोजीशन ऑफ गार्डन, लैंड और हाउस। तो हाउस और गार्डन की पोजीशन तो आप उसी अमाउंट पे लेंगे जो उसका मार्केट वैल्यू है, ठीक है। लेकिन जब बात लैंड की करते हैं तो कह रहे हैं कि देखो अगर लैंड रिवेन्यू पे कर रहा है गवर्नमेंट को, तो जो भी रिवेन्यू आप पे कर रहे हैं अगर वो सेटल्ड है, परमानेंटली उसको सेटल कर रखा है, तो जो भी रिवेन्यू पेबल है उसका 10 गुना जो होगा उस अमाउंट के ऊपर आप कोर्ट फीस एक्ट देंगे। लेकिन बात जब छत्तीसगढ़ की आएगी तो वहां पे 20 गुना ऑफ द लैंड रिवेन्यू सो पेबल, उसके ऊपर आपका कोर्ट फीस एक्ट लगेगा। फिर बोलते हैं कि मान लो कि अगर लैंड रिवेन्यू सेटल्ड है ही नहीं परमानेंटली, रेवेन्यू सेटल तो है पर वो परमानेंटली सेटल नहीं है, तो ऐसे में लैंड रेवेन्यू का 5 गुना आपको 5 गुना जो अमाउंट होगा उसके ऊपर कोर्ट फीस एक्ट लगेगी। आई होप मैं क्लियर हूँ। आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा लैंड है जो रिवेन्यू पे करता ही नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, या उसको पार्शियली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है या जो भी चार्ज किया गया है वो इन ल्यू ऑफ सच रिवेन्यू है। तो कहते हैं अगर ऐसा कोई लैंड है जो रिवेन्यू पे नहीं कर रहा है, तो जो भी उस लैंड से आपको प्रॉफिट मिलता है उसका 15 टाइम्स, ठीक है, 15 टाइम्स ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द लैंड, जो उस लैंड से आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसका 15 टाइम्स जो अमाउंट होगा उसके ऊपर आपका कोर्ट फीस एक्ट अप्लाई हो जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की जब बात करते हैं और अगर कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा लैंड है जो कि रेवेन्यू पे करता ही नहीं है, तो ऐसे केस में कहते हैं कि देखो 20 इंटू लैंड रेवेन्यू आप खुद निकालिए। कैसे निकालेंगे? 10 रुपीज़ पर एकड़ के हिसाब से। तो जितनी ज़मीन है उसका 10 रुपीज़ पर एकड़ करो, जो भी आता है अमाउंट उसमें आप जो है 20 टाइम्स उसको करेंगे और उसके ऊपर आप कोर्ट फीस एक्ट अप्लाई करेंगे, कोर्ट फीस एप्लीकेबल होगी। कोई भी ऐसा लैंड है जो कि स्टेट पेइंग रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, ये कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है,
इसमें ये पूरी प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे कर रही है, लेकिन आप वाला जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल भी एसेस नहीं कर रहा है कोई रेवेन्यू। तो कहते हैं ऐसे केस में जो इस लैंड की मार्केट वैल्यू होगी इस पार्ट की, ये ABC है, ये पूरा प्लॉट जो है ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करता है, लेकिन जो C वाला पार्ट है यहाँ से आपको परमानेंटली एसेस तो नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में आप जो लैंड की मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से कोर्ट फीस एक्ट लगेगी। आई होप मैं क्लियर हूँ। 7th में हमने अभी तक 5 पॉइंट किया। पहला मनी से रिलेटेड, जहाँ पे जितना अमाउंट आप क्लेम करेंगे उसके ऊपर आपका कोर्ट फीस लगता है। दूसरा मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो कहते हैं कि जो भी मेंटेनेंस आपका 1 साल में पेबल होगा उसका 10 गुना अमाउंट जो होगा उसके ऊपर कोर्ट फीस लगेगा। तीसरा हमने क्या बात किया कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी मार्केट वैल्यू है, तो जिस दिन आप प्लेन प्रेजेंट कर रहे हैं उस दिन उस प्रॉपर्टी की क्या मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर कोर्ट फीस लगेगा। चौथा बोलता है कि कुछ सूट्स हैं जिनकी मार्केट वैल्यू आपको नहीं पता है, तो ऐसे केस में जो भी रिलीफ आप सीक कर रहे हैं उस अमाउंट के ऊपर आपका मार्केट वैल्यू लगेगा। समझ में आ रही बात। पांचवा लैंड से है, हाउस और गार्डन के पोजीशन से है। तो हाउस और गार्डन में मार्केट वैल्यू में जितनी भी मार्केट वैल्यू है उस हाउस या गार्डन की, उसके ऊपर आपका लैंड रेवेन्यू लगेगा। और लैंड में आता है कि अगर रेवेन्यू पे कर रहे हो दैट इज परमानेंटली सेटल्ड, तो 10 गुना लैंड रेवेन्यू जो आप पे कर रहे हो उसका 10 गुना जो अमाउंट होगा उसके ऊपर आपका लैंड रेवेन्यू जाएगा। छत्तीसगढ़ में ये चीज़ 20 गुना है। अगर लैंड ऐसा है जहाँ पे रेवेन्यू परमानेंटली सेटल्ड नहीं है तो 5 गुना। लैंड ऐसा है जो रेवेन्यू देता ही नहीं है तो उस लैंड से जनरेट हो रही जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का 15 टाइम्स जब हम करेंगे तो उसके ऊपर। और कोई भी ऐसा लैंड है विच इज पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट लेकिन डेफिनेट शेयर ऑफ सच स्टेट इज नॉट सेपरेटली असेस्ड, जो उस प्रॉपर्टी का जो डेफिनेट शेयर है वो सेपरेटली असेस नहीं कर रहा है, तो ऐसे में जो उस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू होगा उसके ऊपर आपका कोर्ट फीस लगेगा। आई होप मैं क्लियर हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाउस एंड गार्डन्स में भी देख लीजिए, सब्जेक्ट मैटर इज हाउस एंड गार्डन तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस एंड गार्डन। फिर आता है इन्फोर्स राइट ऑफ प्रियम्पशन। अगर प्रियम्पशन का राइट आप इन्फोर्स कर रहे हैं तो जो भी राइट आपने क्लेम किया उसके ऊपर लगेगा। अगर इंटरेस्ट ऑफ असाइनी ऑफ द लैंड रिवेन्यू, तो कहते हैं यहाँ पे जो भी आपने नेट प्रॉफिट हुआ है 1 साल पहले, मतलब आज आप प्लेन प्रेजेंट कर रहे हैं इससे पहले वाला जो ईयर था जितना भी आपने नेट प्रॉफिट लिया उसका 15 टाइम्स। टू सेट असाइड इन अटैचमेंट, कोई अटैचमेंट आपको सेट असाइड कराना है तो वहाँ पे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द अमाउंट फॉर विच द लैंड इंटरेस्ट वाज अटैच, तो जो भी अटैच किया गया था लैंड या इंटरेस्ट उसके अमाउंट के हिसाब से लैंड रेवेन्यू लग जाता है। बोलते हैं कि इन सूट ऑफ मॉर्गेज फॉर द रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी या फोरक्लोजर ऑफ द प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो कहते हैं कि जो भी प्रिंसिपल मनी आपने सिक्योर किया है जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉर्गेज में, तो उसको उसके ऊपर आपका लैंड रेवेन्यू कोर्ट फीस लगेगा। फिर कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है आपको, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से रिगार्डिंग जब करते हैं तो जो भी अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन हो उसके ऊपर लगेगा कोर्ट फीस। मॉर्गेज के रिगार्डिंग है तो जो भी अमाउंट आपने एग्री किया है सिक्योर करने के लिए उसके ऊपर लगेगा कोर्ट फीस। अगर लीज से रिलेटेड मैटर है तो जो भी आपका रेंट एग्रीड हुआ है टू बी पेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द टर्म उसके ऊपर लगेगा। और अगर अवार्ड से रिलेटेड है तो जो प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है उसके ऊपर आपका जो भी उसका अमाउंट है, जो भी उसका वैल्यू है उसके ऊपर आपका कोर्ट फीस लगेगा। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई बहस हो रही है तो जो भी रेंट एग्रीड है उसके ऊपर आपका क्या लगेगा, कोर्ट फीस लगेगा, ठीक है। 7 तक के सेक्शंस क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। फीस ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील अगेंस्ट ऑर्डर रिलेटिंग टू कंपनसेशन, तो कहते हैं कोई भी अमाउंट ऑफ फी अगर आपने पे किया है इस एक्ट में ऑन द मेमोरेंडम ऑफ अपील, ठीक है, रिलेटिंग टू द ऑर्डर ऑफ द कंपनसेशन, तो कोई ऑर्डर आया कोर्ट का किसके रिगार्डिंग, कंपनसेशन के रिगार्डिंग आया। आप उस ऑर्डर से खुश नहीं थे, आप जा रहे हैं अपील में, ठीक है। जब आप अपील में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि क्या कोर्ट फीस आप दोगे, तो जो भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसमें जो अमाउंट कोर्ट ने दिया है अवार्ड किया है, जो भी अमाउंट कोर्ट ने अवार्ड किया है और जो भी अमाउंट कंपनसेशन का आप क्लेम कर रहे हैं इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, मान लो आपने क्लेम किया 10,000 रुपये और कोर्ट ने आपको अवार्ड किया 5,000 रुपये, तो जो भी डिफरेंस अमाउंट कितना है वो 5,000 अमाउंट जो डिफरेंस का है इसके ऊपर आपका कोर्ट फीस लगेगा। तो देखो फिर से पढ़ो इसको सुनने के बाद। अमाउंट ऑफ फी पेबल अंडर दिस एक्ट ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर रिलेटिंग टू कंपनसेशन अंडर एनी एक्ट, कंपनसेशन का जो भी ऑर्डर है वो किसी भी एक्ट में हो, फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पज शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस ऑफ अमाउंट
अमाउंट बिटवीन अवॉर्डेड डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट अवॉर्डेड एंड अमाउंट क्लेम्ड बाय द अपीलेंट। जो उसको अमाउंट अवॉर्ड हुआ है और जो उसने क्लेम किया उसके बीच का जो डिफरेंस है उसके ऊपर आप कोर्ट फीस पे करेंगे, कैलकुलेट किया जाएगा। पावर टू असर्टेन नेट प्रॉफिट्स और मार्केट वैल्यू। तो कहते हैं देखो कोर्ट के पास बड़ा पावर होता है। अगर किसी भी मार्केट वैल्यू, किसी भी प्रॉपर्टी का, लैंड का, हाउस या गार्डन का, जो भी हमने 7th में पढ़ा, उसका नेट प्रॉफिट या मार्केट वैल्यू, ठीक है, अगर किसी ने रॉन्गली एस्टिमेट कर दिया है तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जब फीस फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द फीस, तो अगर वो उसको लगता है कि किसी लैंड, हाउस या गार्डन का जो मार्केट वैल्यू था वो किसी ने गलत एस्टिमेट किया, रॉन्गफुली एस्टिमेट किया, तो ऐसे में कोर्ट एक कमीशन इशू करेगी। कमीशन कहाँ इशू होगी, तो सीपीसी के ऑर्डर नंबर 26 के तहत एक कमीशन इशू किया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि तुम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो, जो भी रिपोर्ट आएगी वो मेरे पास ले आना। अब रिपोर्ट आ गई तो प्रोसीजर क्या होगा, तो प्रोसीजर कहते हैं कि अगर एस्टिमेशन था और उसके हिसाब से आपने, मतलब रॉन्गफुल एस्टिमेशन था, आपने एक्सेसिव अमाउंट कोर्ट को पे किया है, तो जो भी एक्सेसिव अमाउंट है, जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट आपने किया, एक्सेस पे किया है, तो वो आपको वापस हो जाएगा। मान लो कि कोर्ट फीस लगी आपकी 1,000 रुपये, सॉरी मान लीजिए कोर्ट फीस आपने 100 रुपये पे किया, ठीक है, सॉरी इसको भी नहीं लेते, मान लीजिए कोर्ट फीस आपने 1,000 पे कर दिया, ठीक है, और कोर्ट फीस लगनी कितनी थी, 100 रुपये लगनी थी, तो एक्सेस अमाउंट कितना हुआ, 900 रुपये हुआ, तो वो 900 रुपये आपको वापस कर देंगे अगर आपने एक्सेस पेमेंट किया है। लेकिन अगर इनसफिशियंट पेमेंट किया है तो कोर्ट बोलेगी कि जो भी एडिशनल फीस है, मान लो पे करना था आपको 1,000 रुपये लेकिन आप 100 रुपये पे करके आए, तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट है, मतलब 900 रुपये है, आप उसको पे करिए। अगर आपने उसको पे नहीं किया तो आपके सूट पे स्टे लगा दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर आपने एडिशनल फीस पे नहीं किया तो कोर्ट आपके सूट को डिसमिस कर देगी। सेक्शन नंबर 10 सब क्लॉज 2 ऐसा कहता है। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर इन सूट ऑफ मीन प्रॉफिट और अकाउंट ऑफ एन अमाउंट डिसाइडेड एक्सीड अमाउंट क्लेम। तो कहते हैं कि देख लो, अगर कोई सूट है मीन प्रॉफिट से रिगार्डेड, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिगार्डेड या किसी अकाउंट से रिलेटेड, इसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट्स और अमाउंट डिक्री, जो डिक्री में प्रॉफिट या अमाउंट आया है वो एक्सेस है प्रॉफिट क्लेम्ड में। मान लीजिए आपने क्लेम किया था 5,000 रुपये, लेकिन डिक्री में क्या आ गया, 10,000 रुपये आ गया है। तो कहते हैं ऐसे में क्या होगा कि जो डिक्री तो तब तक आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक आप एडिशनल फ़ी पे ना कर दें। 10,000 और 5,000 का डिफरेंस निकालोगे तो 5,000, तो उस 5,000 पे जो कोर्ट फीस और लगेगी उसको आपको कोर्ट में पे करना पड़ेगा। जब तक आप वो पे नहीं करते तब तक आपकी डिक्री एग्जीक्यूट नहीं होगी, और अगर आपने एडिशनल फीस पे नहीं किया तो आपकी सूट डिसमिस कर दी जाएगी। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। डिसीजन एज अ क्वेश्चन टू वैल्यूएशन, सेक्शन नंबर 12 कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है रिगार्डिंग द वैल्यूएशन टू डिटरमाइन द अमाउंट, या कितना फी चार्ज होगा ये आपको डिटरमाइन करना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है रिलेटिंग टू वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट अंडर दिस चैप्टर ऑन ए प्लेंट और मेमोरेंडम ऑफ प्लेंट, तो वो डिसाइड होगा कोर्ट के माध्यम से, और जो डिसीजन होगा कोर्ट का वो फाइनल होगा। डिसीजन शैल बी फाइनल बिटवीन द पार्टीज। अगर कोर्ट डिसाइड करती है कि हमने इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन इतनी निकाली है और इस वैल्यूएशन के हिसाब से आपको इतने अमाउंट के ऊपर कोर्ट फीस पे करनी है, तो जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा, फाइनल होगा। कहते हैं लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा सूट है जो कि अपीलेट कोर्ट, रेफरेंस या रिवीजन कोर्ट के सामने आती है, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो कोर्ट फीस एक्ट था, जो वैल्यूएशन आपने डिसाइड किया था वो रॉन्गली डिसाइडेड है। किस लिए रॉन्गली डिसाइड किया गया, टू डेट्रीमेंट द रेवेन्यू। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में वो बोलेगी कि ऐसा है भैया, जो भी एडिशनल फीस तुमने नहीं पे किया है, मतलब मान लीजिए उसकी वैल्यूएशन 20,000 रुपये की थी और आपने डिसाइड किया कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 10,000 है, तो कहते हैं जो तुमने एडिशनल फीस पे नहीं किया उसको पे करो, अदरवाइज कोर्ट जो है आपके सूट पे स्टे लगा देगी या सूट डिसमिस हो जाएगी एडिशनल फीस ना पे करने पे। ऐसा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10(2) शैल अप्लाई इन केस आपने एडिशनल फीस पे नहीं किया तो। समझ में आ रही बात? बोर तो नहीं हो रहे हो आप? थोड़ा बोरिंग है एक्ट, पर अच्छा है, पता होना चाहिए कि कितना कोर्ट फीस लगता है, कैसे कैलकुलेट होता है। बोलते हैं रिफंड ऑफ फी पेड ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील। तो कहते हैं कोई भी अपील या प्लेंट थी वो आप लोअर कोर्ट में लेकर गए, लोअर कोर्ट ने किसी भी कारणवश सीपीसी के किसी भी ग्राउंड के ऊपर उस प्लेंट को या उस अपील को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि रिजेक्ट करने के बाद इनके पास रिमांड ऑफ सूट आ जाता है। यहाँ कहते हैं कि देखिए
इज ऑर्डर टू रिसीव इफ अ सूट इज रिमांडेड इन एन अपील। कोई सूट जो है रिमांड हो जाता है इन अपील, मतलब रिमांड मतलब हो गया कि आपका जो हायर कोर्ट है, जहाँ पे मान लीजिए लोअर कोर्ट से आपका प्लेंट या अपील रिजेक्ट हो गया, आप चले गए हायर कोर्ट में। हायर कोर्ट ने क्या किया, वही सेम केस को लोअर कोर्ट के पास भेज दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, सूट इज रिमांडेड इन अपील। तो कहते हैं अगर सूट रिमांड होकर फिर से वापस आ जाती है लोअर कोर्ट के पास, तो लोअर कोर्ट क्या करेगी, लोअर कोर्ट को उस मैटर को देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके बड़े भैया ने भेजा है, मतलब हायर कोर्ट ने भेज दिया लोअर कोर्ट के पास। तो ऐसे केस में जो हायर कोर्ट के पास आपने अपील की जो फीस पे की है, मेमोरेंडम ऑफ अपील पे जो फीस लगाई है, वो फीस आपको रिफंड हो जाएगी। समझ में आ रही बात? फिर से समझाती हूँ। देखो, लोअर कोर्ट में कोई मैटर लेकर जाते हो, लोअर कोर्ट ने क्या किया, उस मैटर को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, अब आप हायर कोर्ट के पास जाते हो अपील लेके, ठीक है। वहां पे मेमोरेंडम ऑफ अपील के ऊपर आपने कुछ फीस पे कर दिया, मेमोरेंडम ऑफ अपील में आपने कुछ फीस पे किया, ठीक है। और हाई कोर्ट ने देखा कि यार ये मैटर तो लोअर कोर्ट देख सकती है, तो उसने वापस कर दिया उस मैटर लोअर कोर्ट के पास। तो ये क्या हो गया, इसको हमने क्या कहा, सूट इज रिमांडेड इन अपील, मतलब वो सूट जो है, वो केस जो था वो वापस आ गया लोअर कोर्ट के पास, जिस लोअर कोर्ट ने उसी सेम सूट को रिजेक्ट किया था। तो ऐसे में जो मेमोरेंडम ऑफ अपील में आपकी फीस लगी है, वो आपका हायर कोर्ट आपको वापस कर देगा, आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि सारा फुल अमाउंट ऑफ द फी पेड ऑन द मेमोरेंडम ऑफ अपील शैल बैक, मतलब आपको वो रिसीव करना होगा फ्रॉम द कलेक्टर। तो कलेक्टर के पास आप जाइए और उस फीस को कलेक्ट कर लीजिएगा। शैल ग्रांट टू अपीलेंट अ सर्टिफिकेट ऑथराइजिंग हिम टू कलेक्ट टू रिसीव बैक ऑल द अमाउंट जो उसने पे किया है मेमोरेंडम ऑफ अपील में। तो रिफंड ऑफ फी पेड ऑन अ मेमोरेंडम ऑफ अपील। आई होप क्लियर है। कहते हैं रिव्यू ऑफ जजमेंट की बात आ रही है, एप्लीकेशन फॉर द रिव्यू ऑफ जजमेंट। तो कहते हैं कि देखो, अगर कोई एप्लीकेशन रिव्यू ऑफ जजमेंट के लिए प्रेजेंट किया गया है 90th डे, 90 दिन बाद अगर आपने प्रेजेंट किया है, तो कोर्ट आपको एक सर्टिफिकेट ग्रांट करेगी, बोलेगी कि जितना तुम्हारा फीस लगा है ऑन द एप्लीकेशन उसको आप वापस ले लीजिए, अनलेस द डिले वॉज कॉज्ड बाय द एप्लीकेंट्स लैचेस। तो कहते हैं अगर आप 90 दिन के बाद कोर्ट में जाते हो, जजमेंट मतलब कोई जजमेंट पास हुआ, उसके रिव्यू के लिए आपको कोर्ट में जाना है, तो अगर आप 90 दिन के बाद जाते हो और कोर्ट के पास कुछ जस्टिफिकेशंस रखते हो, और अगर कोर्ट को वो जस्टिफिकेशन जेन्युइन लगता है, तो कोर्ट आपको एक सर्टिफिकेट देगा, बोलेगा कि जो भी इसका फीस है, जो भी इसने फी पे किया है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू ऑफ जजमेंट, वो सारा फीस उसको क्या करो, रिफंड कर दो, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है। अगर ऐसा हरकत आपने किया है, मतलब 90 दिन के बाद अगर आप कोर्ट में जाते हैं और वो जो डिले हुआ है एप्लीकेशन को प्रेजेंट करने के लिए, वो किस वजह से हुआ है, एप्लीकेंट्स के लैचेस की वजह, मतलब एप्लीकेंट के कुछ अनजस्टिफाइड रीजंस की वजह से अगर डिले हुआ है, तो वहां पे आपको कोर्ट फीस वापस नहीं मिलेगी। वो तभी मिलेगी जब कोर्ट आपकी सेटिस्फाइड है कि ये डिले जेन्युइन रीजंस की वजह से हुआ है। आई होप मैं क्लियर हूँ। 14 सेक्शन नंबर 14 बोलता है कि अगर कोई एप्लीकेशन है जिसका रिव्यू ऑफ जजमेंट करना है, आपको नहीं, मतलब उस जजमेंट का रिव्यू कराना है, उसको आपने प्रेजेंट किया कोर्ट में ऑन और आफ्टर 90th डे, तो 90 दिन बाद आप जाओगे तो कोर्ट पूछेगा ना कि लेट क्यों आए हो। आपने वहाँ पे कुछ जस्टिफिकेशंस दिया, अगर उस जस्टिफिकेशन से कोर्ट सेटिस्फाई हो गया, तो कोर्ट उस एप्लीकेंट को एक सर्टिफिकेट देगा और उसमें ऑथराइज करेगा कि तुम जाओ कलेक्टर के पास और जितना भी पे तुमने फी पे किया है एज ए फॉर द एप्लीकेशन फॉर द रिव्यू ऑफ जजमेंट, तो वो फीस सारा तुम वापस ले लो। समझ में आ रहा है? सेक्शन नंबर 15 बोलता है वेयर कोर्ट रिवर्सेस और मॉडिफाइज इट्स फॉर्मर जजमेंट। तो कोई भी पहला जजमेंट दिया था उसने, तो किसी ग्राउंड ऑफ मिस्टेक के वजह से कोर्ट उस जजमेंट को रिवर्स कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, तो ऐसे केस में आप कलेक्टर के पास जाइए और जितनी भी फीस आपने पे किया था उसको आप वापस ले लीजिए। रिफंड ऑफ फी सेक्शन नंबर 16 कहता है कि अगर कोर्ट के पास कोई ऐसा मैटर आता है जो कोर्ट को लगता है कि भाई ये मैटर तो सेटल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एडीआर देख लें तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के हिसाब से हम किसी भी सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी में हमको ये मैटर लग रहा है कि ये तो मैटर आराम से सेटल हो जाएगा, तो ऐसे केस में कोर्ट बोलेगा कि आप जाओ सेक्शन 89 का हेल्प लो, क्यों कोर्ट में अपना टाइम और हमारा टाइम वेस्ट करते हो। और फिर जितना भी फीस उसने लगाया था वो सारा फीस कलेक्टर के साथ, वो फुल अमाउंट ऑफ द फी पेड वो सारा उसको वापस हो जाएगा। मल्टीफेरियस सूट में कहते हैं कि मान लो कोई सूट है जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर है, तो कहते हैं कि सेपरेटली हर सब्जेक्ट मैटर का सेपरेट फीस पे होगा। समझ में आ रही बात?
तो हमने सेक्शन 7 से देखा। सेक्शन नंबर 8 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर फीस की बात करता है ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील रिलेटिंग टू ऑर्डर टू कंपनसेशन। फिर 9 बात करता है मार्केट वैल्यू और नेट प्रॉफिट को असरटेन करने के लिए। 10 उसका प्रोसीजर बताता है। 11 मीन प्रॉफिट के प्रोसीजर की बात करता है। 12 बात करता है क्वेश्चन एज टू वैल्यूएशन के हिसाब से। 13 बात करता है मेमोरेंडम ऑफ अपील में फीस के रिफंड के बारे में। 14 रिव्यू ऑफ जजमेंट में फीस के रिफंड की बात करता है। 16 बात करता है कि अगर कोर्ट अपने फॉर्मर जजमेंट को रिवर्स या मॉडिफाई कर रहा है जो कि किसी ग्राउंड ऑफ मिस्टेक की वजह से दिया था उसने, तो उस केस में भी आपकी फीस वापस मिलती है। 6 बात करता है कि अगर कोर्ट आपके मैटर को एडीआर के पास सेटलमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट के पास भेजता है तो वहाँ पे भी आपकी फीस पूरी वापस हो जाएगी। कलेक्टर ही वापस करता है सारे केसेस में फीस। मल्टीफेरियस सूट है, मतलब एक सूट में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें आपके हर सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से वैल्यू डिसाइड होगी और कोर्ट फीस लगेगी। ठीक है। 18th आता है रिटन एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट के बारे में। तो कहते हैं कि व्हेन द फर्स्ट और ओनली एग्जामिनेशन ऑफ ए पर्सन हु कंप्लेन्स फॉर द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो कहते हैं जब कोई फर्स्ट, कहते हैं सबसे पहला एग्जामिनेशन हो रहा है किसी पर्सन का और व्यक्ति कंप्लेन किस बात का कर रहा है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का कंप्लेन करता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का कंप्लेन करता है, या कोई भी ऐसा ऑफेंस जहां पे पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। अगर ऐसा कोई भी कंप्लेन कोई भी व्यक्ति आपके सामने करता है और उस सेम मैटर पे अभी तक कोई भी पिटीशन प्रेजेंट नहीं हुई है और इस मैटर को जो कंप्लेन उसने किया उसको आपने क्या किया? रिड्यूस कर लिया राइटिंग में। तो राइटिंग में रिड्यूस कहाँ होता है? सेक्शन नंबर 200 CRPC में। तो कहते हैं अगर उस सेम मैटर को आपने रिड्यूस कर लिया है राइटिंग में तो कंप्लेनेंट जो है, जो कंप्लेन कर रहा है, वो फीस कितना पे करेगा? 8 आना। इसको 5 रुपए कर दिया गया है और छत्तीसगढ़ में ये 2 रुपए है। ठीक है, तो 2 रुपए वो फीस पे करेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई रहने दो इसका दुख सुन के, तो कोर्ट उस मैटर को, मतलब उस फीस को रेमिट भी कर सकती है। तो कहते हैं कि अगर एग्जामिनेशन हो रहा है किसी कंप्लेनेंट का उन सारे मैटर से रिलेटेड जो कि कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से रिलेटेड है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन से रिलेटेड है, या कोई भी ऐसा ऑफेंस जहाँ पे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के, तो उस सारे कंप्लेंट को अगर आपने रिड्यूस किया है राइटिंग में तो वहां पे कंप्लेनेंट फीस पे करता है 5 रुपए का और छत्तीसगढ़ में ये 2 रुपए है। ठीक है। एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो कहते हैं नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल रेंडर द डॉक्यूमेंट चार्जेबल विथ एनी फीस। तो कुछ ऐसे लिस्ट दी गई है, आई गेस 24 क्लॉजेस हैं इसमें, जहां वे बता रहे हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। हम बस इसको रीड करेंगे, एक बार सरसरी निगाह से इसलिए देख लीजिए क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए। तो बोलते हैं कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड अ सूट व्हेन एग्जीक्यूटेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन नॉट इन सिविल एम्प्लॉयमेंट। तो कोई भी आर्म फोर्सेस का बंदा है वो अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी है जिसको इंस्टीट्यूट करे या डिफेंड कर रहा है किसी सूट में उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो ऐसे में उस पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर कोई भी फीस नहीं लगेगी। रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड बाय द कोर्ट आफ्टर द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट के बाद जो रिटन स्टेटमेंट लिखी जाती है कोर्ट द्वारा उस पर नहीं लगेगी। Plaints in suits tried by 5 village municip, plaints and processes in suits before district panchayat, plaint in suits before collectors and under Madras regulation, probate of will, letter of administration where amount or value of the property in respect of which probate and letter or certificate shall be granted does not exceed 1000 rupees। तो अगर वो probate या letter of सर्टिफिकेट जिस भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है उसकी वैल्यू 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे भी आपका नहीं लगता है। एप्लीकेशन और पिटिशन टू कलेक्टर और अदर ऑफिसर्स मेकिंग सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, एप्लीकेशन रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ इरिगेशन ऑफ वाटर, तो कहते हैं एप्लीकेशन फॉर लीव टू एक्सटेंड कल्टिवेशन, एप्लीकेशन फॉर सर्विस ऑफ नोटिस टू रेलिंक्विशमेंट ऑफ लैंड और इन्हांसमेंट, रिटन अथॉरिटी टू एन एजेंट टू डिस्ट्रेन। फिर आता है फर्स्ट एप्लीकेशंस कंटेनिंग क्रिमिनल चार्जेस। ठीक है, फिर आता है बेल बॉन्ड्स इन क्रिमिनल केसेस, पिटिशंस एप्लीकेशन चार्ज और इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग वेयर प्रेजेंटेड मे लेड और टू और बिफोर पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, पिटिशंस बाय प्रिजनर, कंप्लेंट बाय पब्लिक सर्वेंट, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू कट टिम्बर इन द गवर्नमेंट फॉरेस्ट, एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ मनी ड्यू बाय गवर्नमेंट टू द एप्लीकेंट, पिटिशन टू अपील अगेंस्ट चौकीदारी असेसमेंट, एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग, पिटिशन प्रेजेंटेड टू द स्पेशल कमिश्नर, पिटिशंस अंडर द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। ये सारे जो 24 क्लॉजेस थे इन्हें एक बार और पढ़ लेना ताकि अगर एमसीक्यू आ जाए तो उसको देख लेना, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा अच्छे से समझाया नहीं है। ठीक है,
उसमें समझने जैसा कुछ है भी नहीं, कुछ लिस्ट दी गई है 24 चीज़ों की जिसपे चार्जेस लगेंगे ही नहीं, फीस लगेगा ही नहीं। चैप्टर नंबर 3 ये आता है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके कुछ ही सेक्शंस हम लोग देखेंगे। प्रोबेट्स, लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहते हैं देखो प्रोबेट क्या होता है, कोई ऐसा विल जहाँ पे आपके जो एग्जीक्यूटर है उस विल का उसके बारे में बताया है। लेकिन लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, किसी डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने के लिए एक लेटर जारी करता है कोर्ट, उसे हम लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो कहते हैं रिलीफ वेयर टू हाई कोर्ट फीस हैज बीन पेड। तो कहते हैं देखो क्या हुआ, एक पर्सन था, ठीक है, मिस्टर ए, उसने अप्लाई किया प्रोबेट के लिए, ठीक है, प्रोबेट के लिए वो अप्लाई करता है, और उसने जो डिसीज पर्सन था, मतलब मिस्टर बी की जो प्रॉपर्टी थी, मिस्टर बी मर गए, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा ही एज्यूम कर लिया, कुछ ज़्यादा ही एस्टिमेट कर लिया, और उस एस्टिमेटेड वैल्यू के हिसाब से उसने ज़्यादा कोर्ट फीस पे कर दिया, हाई कोर्ट फीस पे कर दिया। तो ऐसे केस में बाद में उसको 6 महीने के अंदर रियलाइज़ होता है कि हमने तो प्रॉपर्टी का ज़्यादा फीस पे कर दिया है, तो वो जाएगा, वो सारे प्रोबेट या लेटर जो है चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी के पास लेकर जाएगा, ठीक है। वो चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी अगर सेटिस्फाइड होता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने तो ग्रेटर फीस पे कर दिया है, जो भी प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगर चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी के पास लेकर जाएगा तो वो वेरीफाइड होगा एफिडेविट या एफर्मेशंस के साथ। और अगर अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि हाँ इस बंदे ने तो ग्रेटर वैल्यू एज्यूम करके ग्रेटर मतलब हाई कोर्ट फी पे कर दिया है, तो ऐसे केस में वो अथॉरिटी क्या करेगा, स्टैंप को कैंसिल कर देगा ऑन दी प्रोबेट और लेटर इफ सच स्टैम्प हैज़ नॉट बीन ऑलरेडी कैंसल्ड। अगर वो स्टैम्प पहले से कैंसिल नहीं हुआ है तो उस स्टैम्प को कैंसिल कर देगा। सब्सटीट्यूट अनदर स्टैम्प, उस स्टैम्प की जगह कोई और स्टैम्प लगा देता है। मेक एन अलाउंस फॉर द डिफरेंस बिटवीन देम, या तो वो डिफरेंस के लिए कोई अलाउंस कर देगा कि जो भी डिफरेंस है अमाउंट में उसको रीपे करिए इन द सेम मनी, रीपे द सेम इन मनी। मतलब अगर उसने ज़्यादा कोर्ट फीस पे कर दिया है तो उसके डिफरेंस को देखो कि कितना होना चाहिए था और उसके हिसाब से उस व्यक्ति को रीपे करो। तो 19A बड़ी सिंपल बात करता है, कहता है मान लीजिए कोई पर्सन था जो प्रोबेट ऑफ विल के लिए अप्लाई कर रहा था और उसने किसी डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी का जो वैल्यू था उसे कुछ ज़्यादा एस्टिमेट कर लिया। ज़्यादा वैल्यू एस्टिमेट करने की वजह से उसने ज़्यादा कोर्ट फीस पे कर दिया। उसको ये बात 6 महीने के अंदर रियलाइज़ हो जाती है, तो वो जाएगा चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी के पास। वो रेवेन्यू अथॉरिटी के पास एफिडेविट और एफर्मेशंस के थ्रू वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी का जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी इन्वेंशन उसने करा, वो सबको लगाएगा। अगर अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ इस बंदे ने तो हाई कोर्ट फी कर दिया और ग्रेटर वैल्यू एस्टिमेट किया था, तो ऐसे केस में अगर स्टैम्प कैंसिल नहीं हुआ है तो उसको वो कैंसिल करेंगे, या तो दूसरा स्टैंप लगाएंगे, या तो जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो उसको रीपे कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ मनी। समझ में आ गई बात। 18B कहता है कि रिलीफ वेयर डेब्ट्स ड्यू ऑफ द डिसीज पर्सन हैज बीन पेड। कोई व्यक्ति है जो कि मर गया, उसके ऊपर बड़ा कर्जा था, तो मान लो उसकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, और उस व्यक्ति के ऊपर 25 लाख का कर्जा था, तो उसकी प्रॉपर्टी से उसने 25 लाख रुपए जो है पे कर दिया गया। तो अब जो वैल्यू लगेगी, कोर्ट फीस लगेगी, वो 75 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी बची है उसके ऊपर लगेगी। तो कहते हैं यहाँ पे कि रिलीफ वेयर डेब्ट्स ड्यू फ्रॉम डिसीज्ड पर्सन हैज़ बीन पेड आउट ऑफ हिज स्टेट। तो उसके स्टेट से अगर आपने पे कर दिया है तो उस केस में कोर्ट फीस पे होगी जो स्टेट उसकी अभी बची हुई है उसके ऊपर, ठीक है। रिलीफ इन, इसको बस हल्का सा जानते रहिए कि क्या बोला है, इसको इतने डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिलीफ इन केस ऑफ सेवरल ग्रांट, अगर मान लीजिए कि आप प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे ग्रांट्स डाल चुके हैं, तो हर ग्रांट के साथ आपको फीस पे नहीं करना है। तो कहते हैं कि अगर आपने बहुत सारा ग्रांट डाला है तो नो फी शैल बी चार्जेबल अंडर द सेम एक्ट। मतलब हर एक्ट के, मतलब हर ग्रांट्स के अंदर आपको फीस चार्ज करने की जरूरत नहीं है। प्रोबेट्स डिक्लेयर्ड वैलिड एज टू ट्रस्ट प्रॉपर्टी दो नॉट कवर्ड बाई कोर्ट फीस। इन सब का मार्जिनल नोट ध्यान रखिए और जो इंपॉर्टेंट होगा उसका मैं आप लोगों को क्रक्स बताती जाऊंगी। ई इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने ए पढ़ा, ए क्या बोलता है, हाई फीस पे कर दिया आपने कोर्ट में। अब ये क्या बोलता है, लो कोर्ट फी पे किया है, मतलब लो फी पे किया है आपने कोर्ट में। तो कहते हैं कि अगर कोई पर्सन अप्लाई करता है प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसने जो डिसीज की प्रॉपर्टी की वैल्यू थी उसको लेस एज्यूम किया है, उसको लेस एस्टिमेट किया है और उसके हिसाब से उसने लो कोर्ट फीस दिया है, तो चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी क्या करेगा, बोलेगा कि भैया इसकी इन विच द प्रोबेट हैव ग्रांटेड ऑन द वैल्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द डिसीज कॉज द
ड्यूली स्टैम्प। तो कहेंगे कि देखो आप तब तक इसकी प्रॉपर्टी को या इसका जो भी प्रोबेट का ग्रांट है उसको तब तक आप ड्यूली स्टैम्प नहीं करेंगे जब तक ये व्यक्ति जो है आपकी मतलब पेमेंट ना कर दे। तो क्या कह रहा है कि वेयर एनी पर्सन ऑन अप्लाइंग फॉर प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज एस्टिमेटेड द estate of the deceased of less value and same has afterward proved to be and has in consequence paid low court fees, then the chief controlling authority in which the probate or letters have been granted may on the value of the estate of the deceased being verified by affidavit, जब affidavit और affirmation से उसकी deceased की property की value identify होती है, cause the probate or letter of administration to be duly stamped। तो कहेंगे उस letter of administration या probate को duly stamp करो on payment of full court fees। जब तक full court fee पे नहीं होगी तब तक आप उसको duly stamp नहीं करेंगे। फिर बोलते हैं कि पेनल्टी भी लगाओ इनके ऊपर। अगर ये 6 महीने के अंदर आके बता देते हैं कि हाँ हमने रॉन्ग फुल एस्टिमेट किया था या हमने लो कोर्ट फीस पे किया था, तो उस केस में क्या होगा, जो भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके 5 टाइम्स के ऊपर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। और अगर आप 1 साल के बाद आते हो तो 20 टाइम्स हो जाएगा। तो 20 टाइम्स वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख रुपए है तो उसका 20 गुना करके आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। फिर बोलते हैं कि अगर कोर्ट को आप प्रोवाइजर दिया है, कहते हैं कि अगर एप्लीकेशन 6 महीने के अंदर आते हैं और आपने कोर्ट को बता दिया कि मिस्टेक के वजह से हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू को लो एस्टिमेट किया था, लेस एस्टिमेट किया था, तो ऐसे में अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो गया तो वो पेनल्टी को रेमिट भी कर सकता है। 19E 19A 19A हाई कोर्ट फीस की बात कर रहा है और इसमें लो कोर्ट फीस की बात कर रहे हैं। एफ में बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर टू गिव प्रॉपर सिक्योरिटी बिफोर लेटर स्टैम्प्ड अंडर सेक्शन 19E। तो कहते हैं कि देखो यहाँ पे जो हमने बात किया कि ड्यूली स्टैम्प करो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू बी ड्यूली स्टैम्प्ड ऑन द पेमेंट ऑफ द फुल कोर्ट फीस। तो कहते हैं कि अगर आप फुल कोर्ट फीस नहीं दे पा रहे हैं उस समय और आपने कोर्ट को बोल दिया कि हम प्रॉमिस करते हैं, हम सिक्योरिटी दे रहे हैं कि हम ये जो भी एक्स्ट्रा कोर्ट फीस है, एडिशनल कोर्ट फीस है, उसको हम लाके पे करेंगे, तो कहते हैं तो आपका स्टैम्प लग जाएगा। कहते हैं इन केस ऑफ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन विच टू लो कोर्ट फीस हैज बीन पेड एट द फर्स्ट, द said authority will not cause the same to be duly stamped in the manner aforesaid until the administrator has given such security to the court which the letter of administration has granted by law to have been given on granting in the full value of the estate। तो कहते हैं until आप उसको तब तक ड्यूली स्टैम्प नहीं करोगे जब तक एडमिनिस्ट्रेटर आपको सिक्योरिटी ना दे दे, कोर्ट को सिक्योरिटी ना दे दे कि हाँ भैया वो पे कर देगा। एग्जीक्यूटर नॉट पेइंग फुल कोर्ट फीस ऑन प्रोबेट विद इन 6 मंथ। तो कहते हैं अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपने, मतलब हमें पता चल गया कि 6 महीने के अंदर अंदर लो पेमेंट हुआ है, उसके बाद एग्जीक्यूटर कोर्ट फीस पे नहीं करता है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर पनिशमेंट इम्पोज किया जाएगा। When too low court fees has been paid on any probate or letter of administration in consequence of mistake or of its not being known at the time that some particular part of the estate belonged to the deceased, if an executor or administrator acting under such probate or letters does not within 6 months after the discovery of mistake of any fact known at the time belonged to the deceased apply to the said authority and paid what is wanting to make up the court fees which have ought to be paid। ठीक है, तो ऐसे केस में एक सेकेंड, मुझे लगता है इसमें कोई लाइन मिस हो गई है, लेट मी चेक माई बैरेक्ट। 19 जी पढ़ रहे थे ना हम। तो इसमें क्या मिस हुआ है, इसमें कह रहे हैं कि अगर आपने 6 महीने के अंदर अंदर फीस पे नहीं किया तो आपसे 1000 रुपये जुर्माना जब्त कर लिया जाएगा, फॉरफीट कर लिया जाएगा, और जो भी अमाउंट आप वांट कर रहे हैं उसका 20%, ठीक है, जो भी 20% अमाउंट है उसके मतलब जो भी अमाउंट आप वांट कर रहे हैं उसके 20% लगा के आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। आई बोलता है पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहते हैं कि नो ऑर्डर एंटाइटलिंग द पिटिशनर टू ग्रांट No order entitling the petitioner to grant a probate and letter of administration shall be made upon an application until the petitioner has filed in the court valuation of the property। तो कहते देखो अगर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के लिए जो फॉर्म दिए गए हैं 3rd शेड्यूल में, अगर आपने उस फॉर्म को फिल करके फाइल नहीं किया है, और आप वो फॉर्म क्यों फिल किया जाएगा,
टू फॉर द ग्रांट ऑफ प्रोबेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहते हैं कि नो ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर तब तक नहीं होगा जब तक आपने एप्लीकेंट ने पिटिशनर ने फॉर्म नहीं फिल किया हो, वो फॉर्म जो वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में है और वो 3rd शेड्यूल में दिया गया है। ग्रांट ऑफ प्रोबेट और एडमिनिस्ट्रेशन शैल नॉट बी डिलेड, उसको डिले नहीं करेगा किसी मोशन, कलेक्टर उसको डिले नहीं करेगा। तो 19 का आई सिंपली आपसे इतनी बात कह रहा है कि भाई साहब, अगर no order entitling to the grant of the probate or letter of administration shall be made upon application of such grant until the petitioner has filed, जब तक petitioner फाइल ना कर दे वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी का फॉर्म जो 3rd शेड्यूल में दिया गया है, तब तक कोई ग्रांट इशू नहीं होगा। रिकवरी ऑफ पेनल्टीज की बात करते हैं, कहते हैं चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी में रेमिट द होल और एनी पार्ट ऑफ सच पेनल्टी एज फॉर और फॉर फीचर एज फॉर सीड। 19th ई में जो पेनल्टी लगा रहे थे, क्या पेनल्टी लग रही थी 19 ई में? 19 ई में पेनल्टी लग रही थी ना कि 20 टाइम्स ऑफ द वैल्यू। पहले तो आपने 5 गुना, अगर 6 महीने के अंदर लाते तो जो भी वैल्यू है प्रॉपर्टी के उसकी 5 टाइम्स आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद लेके आते हो तो 20 टाइम्स देना पड़ेगा। तो वही ये कह रहे हैं कि ये पेनल्टी रिमिट भी हो जाएगी। चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी इसको रेमिट भी कर सकता है। 19 के कहता है कि सेक्शन 6 से 28 तक प्रोबेट या लेटर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, इसीलिए तो आपके पास एक नया चैप्टर दे दिया गया था। आई होप चैप्टर नंबर 3rd ए क्लियर है। चैप्टर नंबर 3rd ए इंस्टीट्यूट हुआ था, इसको नोट कर लीजिएगा, हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ले। एक्ट नंबर 13 ऑफ 1875 के माध्यम से, ठीक है। और सेक्शन 6 जो था एक्ट नंबर 13 ऑफ 1875 के थ्रू से 19A से लेकर 19K तक के प्रावधान आपके इंसर्ट किए गए थे कोर्ट फीस एक्ट में। आई होप चैप्टर नंबर 3rd ए क्लियर है। अब बस छोटा सा बचा हुआ है पार्ट। चैप्टर नंबर 4 बोलता है प्रोसेस फी के बारे में। तो कहते हैं कि हाई कोर्ट रूल्स बनाएगा फॉलोइंग मैटर्स के ऊपर। तो क्या कहते हैं, कोई भी फीस जो चार्जेबल है फॉर सर्विंग और एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस इशूड बाय सच कोर्ट, जो भी कोर्ट प्रोसेसेस इशू कर रहा है उसके एग्जीक्यूशन या सर्विंग के लिए जो भी फीस चार्जेबल होगी इन इट्स एपेलेट जुरिस्डिक्शन बाय सिविल और रेवेन्यू कोर्ट। तो कहते हैं हाई कोर्ट रूल बनाएगा सिविल या रेवेन्यू कोर्ट के मैटर में जो भी इशू आपको प्रोसेस करानी है या सर्व करानी है उसके ऊपर जो भी फीस चार्जेबल होगा वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट उस पर रूल बनाएगा। फिर बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स के रिगार्ड में भी वही बात, अभी ए में 1 में बोला सिविल और रेवेन्यू कोर्ट और 2 में क्या बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में भी, जो भी फीस चार्जेबल होंगे फॉर सर्विंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस इशूड बाय द क्रिमिनल कोर्ट्स, तो उनके बारे में भी हाई कोर्ट रूल्स बनाएंगे। जो भी प्यून्स के रेम्यूनरेशंस होंगे या जो भी पर्सन्स को एम्प्लॉय किया जाएगा कोर्ट में फॉर द सर्विस एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस, उनके बारे में भी जो भी रूल्स होंगे वो हाई कोर्ट बनाएगा। हाई कोर्ट समय से समय अल्टर कर सकता है उन रूल्स को और एडिशंस भी कर सकता है। टेबल ऑफ प्रोसेस फीस, तो कहते हैं कि एक टेबल बनाया जाएगा इंग्लिश में और वर्नाकुलर लैंग्वेज में, मतलब जो वहाँ की देशी भाषा होगी उसमें आपका एक टेबल बनाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि फ़ीस क्या क्या है सर्विस के लिए और एग्जीक्यूशंस के लिए। वो सारी फीस को लगा के वहाँ पे कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ ईच कोर्ट में चिपका दिया जाएगा, एक्सपोज किया जाएगा टू व्यू इन कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ ईच कोर्ट। सेक्शन 21। सेक्शन 22 बोलता है कि नंबर ऑफ प्यून्स कितने होंगे डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में। तो कह रहे हैं कि देखो हाई कोर्ट रूल्स बनाएगा और उसको अप्रूव स्टेट गवर्नमेंट करेगा, लेकिन फिक्स कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज या मजिस्ट्रेट जो है डिस्ट्रिक्ट का वो फिक्स करेंगे टाइम टू टाइम कि हमारे कोर्ट्स में कितने सारे प्यून्स की ज़रूरत है और कितने सारे ऐसे पर्सन्स की ज़रूरत है जो कि सर्विसेज को और प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करा सकें। फिर आता है रेवेन्यू कोर्ट में, तो वहाँ पे कलेक्टर डिसाइड करेगा कि कितने प्यून्स को हमें अपॉइंट करना है। वहाँ पे भी वही है कि चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी फ्रेम करेगी रूल्स को और उसको अप्रूव कराएगा स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जो भी ऑफिसर्स वहाँ पे कलेक्टर का रोल परफॉर्म कर रहे हैं वो डिसाइड करेंगे कि कितने प्यून्स होने चाहिए, कितने पर्सन्स होने चाहिए जो कि सर्विस और एग्जीक्यूशन प्रोसेस को इशू करा सकें। सेक्शन नंबर 24 को 1891 में रिपील कर दिया गया। अब आते हैं लास्ट चैप्टर, नहीं ये अभी चैप्टर नंबर 5 है, इसके बाद लास्ट चैप्टर है। चैप्टर 5 बोलता है मोड ऑफ लेविंग फीस के बारे में। तो कहते हैं सेक्शन नंबर 25 में कि कैसे इस फीस को आप कलेक्ट करेंगे। तो वो कहा जा रहा है कि स्टैम्प्स के माध्यम से कलेक्ट करेंगे। तो जितने भी फीस सेक्शन नंबर 3 में दिए गए हैं या इस एक्ट में चार्जेबल हैं उसको आप स्टैम्प के माध्यम से कलेक्ट करोगे, टिकट के माध्यम से भी कर सकते हैं, और अब तो ई स्टैम्प का ज़माना है तो इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प्स के माध्यम से भी फीस कलेक्ट हो सकती है। ठीक है। सेक्शन 26 क्या बोलता है,
स्टैम्प्स टू बी इम्प्रेस्ड और एडेसिव। तो कहते हैं कि जो भी स्टैम्प्स हैं जो फीस डिनोट कर रही है, जो भी फीस यहाँ पे चार्जेबल है उसको इम्प्रेस्ड या एडेसिव भी हो सकता है। पार्टली इम्प्रेस मतलब पहले से ही बना हुआ है या उसको चिपकाने वाला हो, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में करके टाइम टू टाइम डायरेक्शंस देगा। फिर बोलते हैं रूल्स फॉर सप्लाई, नंबर, रिन्यूअल एंड कीपिंग अकाउंट ऑफ स्टैम्प। तो कहते हैं जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जिसके बारे में हमने सेक्शन 1A में पढ़ा था, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट समय समय पे क्या करेगा, सब स्टैम्प की सप्लाई से रिगार्डिंग, नंबर ऑफ स्टैम्प से रिगार्डेड, रिन्यूअल और डैमेज ऑफ द स्पॉइल्ड स्टैम्प से रिगार्डेड, या कीपिंग अकाउंट ऑफ ऑल स्टैम्प से रिगार्डेड रूल्स बनाएगा। समझ में आ रही बात। फिर बोलते हैं जब सेक्शन नंबर 3 की बात आती है हाई कोर्ट में, तो वो रूल्स हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाएगा और सारे रूल्स पब्लिश होंगे ऑफिशियल गैजेट में। 27 बात करता है। 28 बात करता है स्टैम्पिंग डॉक्यूमेंट्स इनएडवर्टेंटली रिसीव। तो कहते हैं अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट है जिसपे स्टैम्प लगा होना चाहिए था लेकिन उस पे स्टैम्प लगा नहीं है, तो वो पहली बात तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं मानेंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रॉपरली स्टैम्प्ड। मतलब कोई डॉक्यूमेंट था जिस पे प्रॉपर स्टैम्प होना चाहिए था पर उस पे स्टैम्प नहीं था, तो उस डॉक्यूमेंट को हम वैलिड नहीं मानेंगे तब तक जब तक आप उस पे प्रॉपर स्टैम्प ना लगवा दें। फिर कहते हैं अगर मान लो किसी मिस्टेक के वजह से या इन एडवर्टेंस के वजह से कोई ऐसी फाइल रिसीव हो जाती है, कोई डॉक्यूमेंट या फाइल जो है कोर्ट के पास चली जाती है और कोर्ट का जो भी प्रिजाइडिंग जज है उसको लगता है, या हेड ऑफ द ऑफिस जो है उसे लगता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट तो प्रॉपरली स्टैम्प है ही नहीं, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में कोर्ट डायरेक्शन देगा कि इस पे स्टैम्प लगाओ, और जब स्टैम्प लग जाएगा तो ऐसा माना जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट वैलिड है। पहले तो कह रहे हैं ना कि कोई डॉक्यूमेंट जिस पे स्टैम्प लगना चाहिए वो वैलिड नहीं मानेंगे अगर उस पर प्रॉपर स्टैम्प ना हो, और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट में पहुंच जाता है तो जो भी प्रिजाइडिंग जज है या उस कोर्ट का हेड ऑफ द ऑफिस है उसे ऐसा लगता है कि अरे ये तो डॉक्यूमेंट पे स्टैम्प नहीं है, तो वो डायरेक्शन देगा कि इसको पहले स्टैम्प करके ले आओ। जब स्टैम्प हो जाएगा तो उस डॉक्यूमेंट को हम वैलिड कंसिडर करेंगे जैसे कि ये पहले से ही वैलिड हो। अमेंडेड डॉक्यूमेंट कह रहे हैं सेक्शन नंबर 29, कहते हैं कि वेयर एनी सच डॉक्यूमेंट इज अमेंडेड इन ऑर्डर मियरली टू करेक्ट मिस्टेक। तो कहते हैं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अमेंडमेंट कर रहे हो सिर्फ अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे फ्रेश स्टैम्प इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। कैंसिलेशन तो कह रहे हैं कि नो डॉक्यूमेंट रिक्वायरिंग अ स्टैम्प अंडर दिस एक्ट शैल बी फाइल्ड एक्टेड अपॉन इन एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट अंटिल द स्टैम्प हैज़ बीन कैंसिल्ड। तो कहते हैं कि देखो स्टैम्प लग गया, अब ये स्टैम्प मान लो आपने 500 रुपये का खरीदा, ठीक है, इस स्टैम्प को कट करना पड़ेगा या पंचिंग करनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज इस स्टैम्प को कोई और यूज़ कर लेगा, और अगर कोई और यूज़ करेगा तो जो रिवेन्यू जनरेट करने का इंटेंशन था इस स्टैचूट का वो अच्छे से फॉलो नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि कैंसिलेशन ऑफ स्टैम्प भी ज़रूरी है, अदरवाइज उसको कोई और यूज़ ना कर ले। लास्ट चैप्टर में आते हैं, चैप्टर नंबर 6 मिसलेनियस पार्ट है। इसमें सेक्शन नंबर 31 और 32 को रिपील कर दिया गया था। 33 पे पढ़ते हैं एडमिशन इन क्रिमिनल केसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर विच प्रॉपर फी हैज़ नॉट बीन पेड। तो कहते हैं मान लीजिए कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई भी ऐसा केस है जहाँ पे वेयर एवर द फाइलिंग और एग्जीबिशन इन क्रिमिनल कोर्ट अ डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट आप क्रिमिनल कोर्ट में लेकर जाते हैं जिसके रिगार्डिंग आपने प्रॉपर फीस पे नहीं किया है, और वहाँ के प्रिजाइडिंग जज को लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, टू प्रिवेंट दी फेलियर ऑफ द जस्टिस हम इस कोर्ट को ले लेते हैं, तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 4 और 6 एप्लीकेबल नहीं होगा। 4 और 6 क्या बोलते हैं, तब तक कोर्ट आपके डॉक्यूमेंट्स को नहीं लेगा जब तक आप कोर्ट फीस ना पे कर दो। लेकिन 33 उसका एक्सेप्शन बोलता है कि क्रिमिनल केस अगर कोई है वहां पे आपने प्रॉपर फीस पे नहीं किया है, तो वहां के प्रिजाइडिंग जज को अगर ऐसा लगता है कि जस्टिस को के फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए हमें इस केस को ले लेना चाहिए, फाइल कर लेना चाहिए, एग्जिबिट कर लेना चाहिए, तो ऐसे केस में सेक्शन 4 और सेक्शन 6 एप्लीकेबल नहीं होगा। 34 बात करता है सेल ऑफ स्टैम्प के बारे में। तो देखो स्टैम्प सेल करने का भी लाइसेंस मिलता है, बिना लाइसेंस के कोई स्टैम्प नहीं सेल कर सकता। अगर कोई पर्सन सेल कर रहा है, उस पर्सन को आपने अपॉइंट नहीं किया, या अगर सेल कर रहा है वो डिसोबे कर रहा है कोई भी रूल जो कि सेक्शंस में बताए गए हैं, तो उसके ऊपर 6 महीने की सज़ा हो सकती है और 500 रुपये जुर्माना भर सकता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट समय समय पे रूल्स बनाएगा सेल ऑफ स्टैम्प को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है।
और वो रूल ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगा। 35 बोलता है पावर टू रिड्यूस और लिमिट फीस। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो समय समय पे नोटिफिकेशन निकाले ऑफिशियल गैजेट में, किस लिए कि इस फीस को या इस पार्ट ऑफ द फीस को हमें रेमिट करना है या रिड्यूस करना है। सेविंग ऑफ फीस टू सर्टेन ऑफिसर्स ऑफ हाई कोर्ट, तो कहते हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 अप्लाई नहीं होगा। कहाँ पे? टू द फीस विच एनी हाई कोर्ट ऑफिसर इज अलाउड टू रिसीव। मतलब कोई ऐसी फीस है जो अलाउ किया जा रहा है कि हाई कोर्ट के ऑफिसर्स रिसीव करेंगे, तो वहाँ पे आपका चैप्टर 2 और चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये हमारा कोर्ट फीस एक्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। इसको एक बार और आप रिवाइज कर सकते हैं। पढ़ाने के बाद, इन चीज़ों को सुनने के बाद अगर आप इसको दोबारा रीड करेंगे तो आई एम डैम क्लियर कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, कोई सेक्शन ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।